अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात वायुसेना की, जिससे जुड़ी एक गुड न्यूज सामने आई है। खबर यह है कि वायुसेना के बेड़े में ताकत बढ़ाने के लिए जुलाई महीने में पहला एलसीए मार्क 1A विमान मिलने की उम्मीद है। मार्च के महीने में एलसीए मार्क 1A की सफल उड़ान हुई थी और तब से लेकर इंटीग्रेशन ट्रायल चल रहा है, यानी कि अलग अलग हथियारों को लगाकर उसका परीक्षण किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि ये सारे ट्रायल्स जुलाई तक पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद पहला विमान वायुसेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। वायुसेना के लिए एलसीए मार्क 1A का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि खबर आई है कि जुलाई महीने में एयरफोर्स को पहला एलसीए मार्क 1A विमान मिलने जा रहा है, जो कि तेजस का अपग्रेड वर्जन है। यानी एलसीए मार्क 1A और भी ज्यादा एडवांस विमान है। वायुसेना के लिए इस विमान को बना रही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसी साल मार्च के महीने में इसका सफल परीक्षण किया था। तब से इसमें अलग अलग हथियारों को लगाकर उसका परीक्षण किया जा रहा है। ये सभी ट्रायल्स जुलाई में पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद इसे एयरफोर्स को सुपुर्द किए जाने की बात कही जा रही है। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एलसीए मार्क 1 का पहला जहाज जुलाई में मिलने जा रहा है। एलसीए मार्क 1 मारक क्षमता के मुकाबले में एलसीए से कहीं बेहतर है, क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर सवाल उठाया जाता रहा है कि मिग विमानों की फेज आउट होने से भारतीय वायुसेना की जो बढ़ने की संख्या है, जो मारक क्षमता है, वो कम हो रही है। ऐसे में अब एलसीए मार्क 1 के आने से भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई मारक क्षमता है, उसको पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया जा सकता है। वायुसेना अपने बेड़े की मजबूती के लिए पुराने पड़ चुके मिग विमानों को चरणबद्ध तरीके से हटा रही है। लिहाजा ये नए विमान इन मिग विमानों की जगह लेंगे। ऐसे 83 विमान वायुसेना को मिलने, जिसे वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और डेवलप किया गया है। खास बात यह है कि इस एलसीए मार्क 1A में 65% स्वदेशी कंपोनेंट्स लगे हैं, जिसके चलते मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन इसका आकार उतना ही बड़ा है। यानी इसकी लंबाई 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट है और अधिकतम रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 739 किलोमीटर है। वायुसेना का ये नया योद्धा अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें अलग अलग रॉकेट्स, मिसाइलें और बम जरूरत के मुताबिक लगाए जा सकते हैं। तेजस मार्क 1 अल्फा को अगर हम लोग पुराने मार्क 1 से कंपेयर करें तो करीब 40 इसमें इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं। इंडिजनाइजेशन के तौर पे अगर देखें, करीब 70% इंडिजनाइजेशन हम लोग इसमें अचीव करने वाले हैं। अगर हम लोग बाकी सब चीजें इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स है, जो उसका न्यू एवियोनिक सूट इसमें जो डाला गया है, उसमें जो यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी डाला गया है, एक्सटर्नली माउंटेड सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है इसमें, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन रहेगा, इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इसमें है। और अगर हम डीएफसीसी देखें, जो इसका कंप्यूटर रहता है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ये सब नए तरीके के उसमें डाले गए हैं। बताया जा रहा है कि इन 83 एलसीए मार्क 1A विमानों की पूरी डिलीवरी 2028 तक होने की उम्मीद है, जिन्हें पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि भारत के लिए बहुत बड़ा हम लोग का एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट रहेगा, जो हमारे पुरानी एजिंग फ्लीट है हमारे एयरक्राफ्ट से, अगर मिक्स सीरीज को देखें और मिराज को भी देखें, तो इनको ये रिप्लेस कर सकता है, जिसकी वजह से भारत की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, जो हम लोग की थोड़ी कमी हो रही है, उसको हम लोग और अपग्रेड करके और पाकिस्तान के ऊपर हम लोग बहुत और ज्यादा भारी हो जाएंगे, जिस तरह से हम लोग वेस्टर्न सेक्टर पे इसको सबसे पहले हम लोग इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि भारतीय वायुसेना 97 और तेजस विमानों का ऑर्डर देने का प्लान बना रही है और इससे जुड़ा टेंडर भी रक्षा मंत्रालय ने पहले ही HAL को जारी कर दिया है, जिस पर जवाब देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 3 महीने का समय दिया गया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब अगली खबर उन लोगों के लिए जो चारधाम यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर जाने की योजना बना रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई देवभूमि की इस यात्रा में अब तक करीब 4 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देवभूमि की ओर
बढ़ रहे हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाओं में खलल पड़ा है। लिहाजा तीर्थयात्रियों की इस भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन मिल सके। तो क्या कुछ बदलाव किए गए इस रिपोर्ट में देखिए। चारधाम दर्शन करने आए हैं, आप लोगों की यात्रा सफल हो, ध्यान रखिएगा, अच्छे से यात्रा करिए, ठीक है। जय मां यमुना की। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट जैसे ही खुले, तीर्थ यात्रियों का रेला चारधाम यात्रा के लिए उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए दौड़े चले आए। इतनी तादाद में इन तीर्थ यात्रियों के पहुंचने से चारधाम यात्रा के लिए की गई व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगी। नतीजा ये हुआ कि तीर्थ यात्रा के मार्ग पर जगह जगह जाम लग गया और लोग घंटों उसमें फंसे रहे। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो यात्रियों का जो सैलाब उमड़ पड़ा, या कहें कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, उससे पहाड़ भी हैरान हो गए। और जिस तरह से ट्रैफिक जैम लगा, यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक कैरिंग कैपेसिटी जो है वो तय की जाती है। अगर केदारनाथ की बात करें तो 18,000 लोग एक बार में वहां दर्शन कर सकते हैं और सरकार की व्यवस्था भी इसी तरीके से है। इसके साथ यमुनोत्री पे अगर आए तो यमुनोत्री भी 8,000 यात्रियों की वहन क्षमता को झेल सकती है, लेकिन पहले ही दिन 14,000 के करीब यात्री पहुंचे, जिससे ट्रैफिक से और पूरे चारधाम की व्यवस्था चरमरा गई। हालात बिगड़ते देख उत्तराखंड सरकार फौरन एक्शन में आई। खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले तो अधिकारियों के साथ एक के बाद एक कई बैठकें कर हालात की समीक्षा की और फिर जमीनी हकीकत जानने के लिए वो तीर्थ यात्रियों के बीच पहुंच गए। ये तस्वीर उत्तरकाशी के बड़कोट से आई है, जहां आज मुख्यमंत्री धामी ने रजिस्ट्रेशन जांच केंद्र पहुंचकर यात्रियों से बात की। अच्छा लग रहा है, इसीलिए राजस्थान बिहार नेपाल तो जैसे मत जाओ कर रहा था सब। कौन कह रहा था? बहुत आदमी हम लोग तो इसीलिए तो हिम्मत करके आए कि आप लोग व्यवस्था कर रखे हैं। चलो जो होगा। नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था ठीक से होगा। थोड़ा पहले दिनों में लोग ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा। वो तो अभी कर रहे हैं उसको व्यवस्था, डबल से ज्यादा आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। चलिए आप लोगों की यात्रा सफल हो। काफी ज्यादा संख्या आ गई थी और लगभग पिछले वर्षों की तुलना में दुगनी संख्या हो गई थी। उसके कारण से कुछ कहीं कहीं पर लोगों को रोकना भी पड़ा है, कुछ जगह पर जो है स्टे करवा के आगे बढ़ाना पड़ा है, लेकिन अभी स्मूथ हो गई है यात्रा। मैं सभी काफी सारे तीर्थ यात्रियों से मिला भी हूँ। निकट भविष्य में ये यात्रा चूंकि लगातार बढ़ रही है, हर वर्ष इसकी संख्या बढ़ रही है। जितनी धामों की कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं, दुगने लोग आ जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो आ रहे हैं उनके दर्शन जरूर हो, भगवान उनकी यात्रा अच्छे से सफल करे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं, जिनके मुताबिक वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये रोक 25 मई तक लगाई गई थी। लगे हाथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में लगाए गए काउंटर को भी 3 दिन यानी 19 मई तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने 2 दिन के लिए चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद किया था। हरिद्वार और ऋषिकेश में ये दोनों व्यवस्थाएं 2 दिन के लिए बंद की गई थी, लेकिन चूंकि अभी भी पहाड़ पर व्यवस्थाएं सुधरी नहीं है और उसी तरह की भीड़ बनी हुई है, जिसके चलते ये यात्रा का 3 दिन का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से बंद कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने आए, चारधाम जाना चाहते थे? जी हाँ, चारधाम। क्या हुआ यहाँ, क्या कह रहे हैं आप? जी यहाँ पे कह रहे हैं कि 2-3 दिन के लिए कम से कम बंद रखा हुआ इन्होंने, बोले वहाँ पे काफी भीड़ है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और यहाँ तो बंद कर दिया ना 19 मई तक, फिर हम 19 मई तक यहाँ पे करेंगे क्या? इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के पहुँच रहे लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है, ताकि यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। साथ ही उन लोगों को समझाया जा रहा है जो अपनी तय तारीख से पहले चारधाम यात्रा के लिए पहुँच रहे हैं। बताइए, अभी तो आप लोग 5 दिन पहले एडवांस में हो रहे हैं, अब 5 दिन पहले ही जा रहे हो भाई, तो आगे बाईस की जगह जो है तो हम आपको छोड़ रहे हैं। जिन यात्रियों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है या जो अभी रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं उनको जो है हम यहाँ से डाइवर्ट कर रहे हैं।
सभी यात्रियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप चारधाम यात्रा आना चाह रहे हैं या बाबा केदार की यात्रा आना चाह रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करके आए, अन्यथा आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस साल अब तक करीब 4 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार को चारधाम यात्रा के लिए ये कदम उठाने पड़े हैं, ताकि चारधाम यात्रा बिना किसी बाधा के चलती रहे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, टिहरी से कृष्ण गोविंद कांसवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात रौद्र रूप दिखाने वाली गर्मी की कर लेते हैं। 2 हफ्ते पहले तक मौसम की लुक्का छिपी के बाद एक बार फिर से सूरज आग बरसा रहा है। तपिश और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। दिन में हालात इतने खराब हैं कि इमारतों से बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं। जो जहां है बस वहीं पर कहीं आने जाने के लिए सूरज ढलने का ही इंतजार करते हैं। जब तक बहुत जरूरी नहीं है, लोग दिन में घर या फिर दफ्तर से बाहर कदम तक नहीं रखते और एसी या फिर कूलर की हवा ही उनको सुकून दे रही है। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों का भी हाल कुछ ऐसा ही है। वीकेंड पर भी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की हालत दिन में बिल्कुल ऐसी ही होने वाली, क्योंकि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पारा चढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भयंकर गर्मी की आशंका जताई है। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में लू चलने की आशंका है। इससे पहले ही आज दिल्ली के नजफगढ़ में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वीकेंड पर लू के साथ गर्म खुश्क हवाएं चल सकती है, जो कि लोगों को परेशान करेंगी, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इस सीजन गुरुवार को दिल्ली का सबसे गर्म दिन के तौर पर दर्ज किया गया है और यही वजह है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। स्काईमेट के अनुसार भी इस हफ्ते के अंत तक गर्मी काफी अधिक बढ़ जाएगी। मई में आमतौर पर अंतिम 15 दिन काफी गर्म होते हैं। अंतिम हफ्ते में तापमान सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अलावा कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हीट वेव्स चल सकती हैं। वैसे भी उत्तर और मध्य भारत की अगर बात की जाए तो ज्यादातर राज्यों में पारा 40 के पार ही है। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में पारा 45 तक जा सकता है। मौसम विभाग का कहना है पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, लेकिन इसका असर सिर्फ पहाड़ी राज्यों पर ही सिमट कर रह जाएगा। देखिए, अगर हम अप्रैल से बात करें, अप्रैल से लेके पिछले कुछ दिन तक कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से क्या था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आइसोलेटेड रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा था। प्लेन्स पे भी हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा था और जहाँ क्लाउडी था, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और टेम्परेचर ज़्यादातर नॉर्मल थे या नॉर्मल से कम थे। उसके बाद अब कुछ दिनों से टेम्परेचर ग्रेजुअली राइज हो रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। एनीवे, जो मई का महीना होता है वो सबसे गर्म महीना होता है और इस समय जनरली टेम्परेचर्स 45 डिग्री काफ़ी जगह पहुंच जाते हैं। अगर आप आज की बात करें, आज भी टेम्परेचर स्पेसिफिकली राजस्थान में 45 डिग्री तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अगर पंजाब, हरियाणा की बात करें, वहां पे भी टेम्परेचर 44 के पास है और हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली उत्तर प्रदेश आल्सो। और हमारा जो वार्निंग है आने वाले दिनों के लिए, हमारा अनुमान यह है कि राजस्थान में हीट वेव 5 दिन रहेगा। सिमिलरली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी 5 दिन हीट वेव रहने का अनुमान है। और कल के बाद टेम्परेचर्स मध्य प्रदेश में, स्पेसिफिकली नॉर्थ मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगे, वहाँ भी हीट वेव रहने का अनुमान है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी आने वाले 4 दिनों में हीट वेव रहेगा। उसके बाद हम थंडरस्टॉर्म की एक्सपेक्ट करें कि वहाँ हल्का फुल्का थंडरस्टॉर्म हो सकता है, जिसके कारण टेम्परेचर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ भी 2 दिन के बाद 2-3 दिन हीट वेव हो सकता है। इतनी तेज गर्मी के मौसम में धूप और पसीने की वजह से जल्दी थकान हो सकती है। ऐसे मौसम में भूख कम और प्यास ज्यादा लगती है और यही वजह होती है कि शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से थकान के साथ कमजोरी, बेचैनी महसूस होने लगती है। इसीलिए मौसम में हीट वेव से बचने के लिए खान पान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। ऐसे में अगर भीषण गर्मी के इस मौसम में आप सही डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो थकान, कमजोरी और बेचैनी के लक्षणों से आप बच सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा इस गर्मी से बचने के लिए हमें क्या कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए, मसलन खान पान कैसा होना चाहिए, लोग क्या सावधानी बरतें, ये बहुत जरूरी है। के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ में लेने हैं, तो आइदर यू टेक ORS और सम फ्लूइड्स और फ्रूट चैट साथ में आप ले सकते हैं। फिर जो मेन जो टाइम पीरियड है हमारा, मान लीजिए आप
11 o'clock से लेके या 12 o'clock से लेके शाम तक 5 या 6 बजे तक धूप ज्यादा होते हैं। कोशिश करिए जितना हो सके आप शेल्टर में रहें, ठीक है। साथ में इसके साथ साथ जितना हो सकता है आपको वेट करना है, साथ में कि जितना हो सके आपको लगेगा कि लेमन लैंग्वेज है लेकिन इट्स बेनिफिशियल। आपको बॉडी फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी जरूरी है। जो आप फेस करते हैं हीट स्ट्रोक हो गया, सब कुछ हो गया, ये इसी वजह से होता है। अपार्ट फ्रॉम कि आप फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, नो डाउट इतनी गर्मी के बावजूद अगर आप धूप में निकल रहे हैं, आपको निकलना ही है, देन उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको धूप में निकलना है, यूज सनस्क्रीन यूज करना कोई बुरी बात नहीं, इसको यूज करना अच्छी बात है। स्किन प्रोटेक्शन इज नेसेसरी, आपको करना जरूरी है। साथ में आपको आप जो कपड़े पहन रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। आपको कोशिश करना है कॉटन के कपड़े पहनने हैं, सिंगल क्लोथिंग्स पहननी है, ताकि हीट वेव्स का आप पे स्ट्रोक इतना ना पड़े। ऑब्वियसली इतना गर्मी है, इसके लिए आपको कुछ तो मेजर्स लेने जरूरी हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में जोर पकड़ती गर्मी के बीच अच्छे मानसून के संकेत भी मिलने लगे हैं। दक्षिण भारत समेत देश के कई इलाकों में राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि केरल में हुई बारिश संकेत है कि इस साल मॉनसून बहुत अच्छा रहने वाला है। दक्षिण भारत के कई इलाकों में प्री मॉनसून एक्टिविटी शुरू हो चुकी है और जल्दी ही मॉनसून की एंट्री होने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 मई तक दक्षिण भारत में मॉनसून के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस साल नॉर्मल से अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से भी बारिश की तस्वीरें आई हैं। बारिश में लोग भीगते नजर आए, बाग बगीचे और खेत खलिहान बारिश से भीगे नजर आए। वहीं शहर की सड़कों पर भी जमाव नजर आया। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां भी कई हिस्सों में मानसून का ट्रेलर नजर आ रहा है। ठाणे में झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत दी है। पुणे में भी तेज हवाओं के चलते मूसलाधार बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। आईएमडी की माने तो इस बार मानसून की रफ्तार सामान्य से तेज है, क्योंकि इस बार मानसून 19 मई को बंगाल की खाड़ी से बढ़कर अंडमान निकोबार तक पहुंच जाएगा, जो कि पहले 22 मई तक पहुंचता था। वहीं केरल में भी ये एक दिन पहले यानी कि 31 मई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल में आने वाला है, ऐसी संभावना है। और आईएमडी का कहना है कि इस बार उत्तर भारत में मानसून बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। तो उत्तर भारत की बात करें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पारा 44-45 तक जा रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया उत्तर भारत के कई इलाकों के लिए। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा जरूर, लेकिन वो सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक सीमित रह जाएगा। ऐसे में ये तस्वीरें सुकून देने वाली है, जो कि एक तरीके से ये संकेत भी देती है। आमतौर पर जहां 1 जून को केरल में मानसून दस्तक देता है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इस बार खबर यह है कि एक दिन पहले यानी कि 31 मई को केरल में मानसून दस्तक दे सकता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।